ये लैग वाला विजिबल है? सर आवाज लैग कर रहा है। अच्छा, आवाज लैग कर रहा था। अभी ठीक है आवाज? नो सर, अभी भी यस सर, आ रहा है। आ रहा है। जिसको लैग कर रहा है एक बार आप रिकनेक्ट कीजिए, एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, शायद ठीक हो जाएगा। चलिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है, आप लोग मेरी आवाज कहाँ है? हाँ ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग स्क्रीन पे ये? यस सर। ओके, देखिए, तो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, आप नंबर को छोड़ दीजिए यहाँ पर। आपका ये नंबर 4 होगा। ये आपका देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। एग्रीगेट का क्रशिंग वैल्यू निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गिवन रोड एग्रीगेट्स with the help of compression testing machine। जब आप लोग कंक्रीट लैब में इन करते हैं तो गेट के दाहिने तरफ में, गेट के और ही गेट के दाहिने तरफ में एक जो मशीन था, जो मैंने बताया था कि यही है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। इसी में इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन या टू फाइंड क्रशिंग वैल्यू ऑफ गिवन रोड एग्रीगेट। किसी भी रोड एग्रीगेट का जो दिया हुआ है उसका क्रशिंग वैल्यू कितना है, गिवन रोड एग्रीगेट का क्रशिंग वैल्यू कितना है, वो निकालना ही इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए, इसमें थ्योरी है, ये आपको पढ़ना है। द प्रिंसिपल मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड इन रोड स्टोन आर, क्या क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्टरी रेजिस्टेंस टू क्रशिंग अंडर द रोलर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो आपका लोड आएगा उसको रजिस्ट करें। और क्या होगा? एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू सरफेस एब्रेशन अंडर ट्रैफिक। जब ट्रैफिक पास करता है रोड पे तो सरफेस पे क्या होता है? एब्रेशन होता है। एब्रेशन मतलब कि घिसाव होता है, रगड़ाव होता है, उसको रेजिस्ट करना चाहिए हमारे रोड एग्रीगेट को। ठीक है, वो हमारा रेजिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एग्रीगेट यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट क्रशिंग अंडर ट्रैफिक व्हील लोड। ट्रैफिक व्हील लोड के अंदर जो एग्रीगेट है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए उसको, उसके क्रशिंग लोड को बियर करने में। ठीक है, क्या कुछ कहना है सचिन, सचिन कुमार? इफ द एग्रीगेट आर वीक, यदि हमारा एग्रीगेट वीक होगा क्या होगा? द स्टेबिलिटी ऑफ पेवमेंट स्ट्रक्चर इज लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। सर ठीक है, हाँ बोलिए। सर बोल रहे यस, बैकग्राउंड बहुत साउंड आ रहा है सर दूसरा। बैकग्राउंड सुन रहा है? यस सर, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अच्छा ओके, वॉल्यूम को कम करें। अभी देखिए, अभी ठीक है क्या? अभी बात ठीक है मेरी? या अभी भी साउंड आ रहा है? अभी भी आ रहा है सर। यहाँ तो कुछ बज नहीं रहा है बैकग्राउंड में, शांत रूम में पूरा एकदम। सनसनाहट का आवाज आ रहा है सर बहुत ज्यादा। यस सर, आ रहा है सनसनाहट। आ रहा है, कैसे कम करें इसको? और यस सर, आ रहा है। अभी अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आवाज मेरी तो आवाज आ आ रही रहा है है? सर आपका, लेकिन बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है सर। यस वो सर, आ रहा है आवाज, आवाज आ रहा है सर। आवाज तो आ रहा है सर, तो क्लियर आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर उसके साथ साथ।
अभी बताइए तो अभी कैसा है? अभी ठीक है सर, पहले से। पहले से ठीक है? और आप हाँ वॉल्यूम सर। बढ़ा देंगे, ठीक है वॉल्यूम? ठीक है ना पहले से अभी? जी हाँ सर। सर ठीक है, आवाज ठीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि एग्रीगेट यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेसिस्ट क्रशिंग ऑन द ट्रैफिक व्हील। ट्रैफिक का जो लोड आता है, व्हील लोड आता है, चक्का से जो व्हील से लोड आता है, उसको रेजिस्ट करने में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ एग्रीगेट यदि वीक होगा तो क्या होगा? द स्टेबिलिटी ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर इज लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो हमारा पेमेंट बना हुआ है उसका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, वो वहाँ पर क्रश कर देगा तो क्या होगा? पेमेंट का है, पेमेंट सर्विस हमारा ब्रेक कर देगा, टूट जाएगा। इसलिए चेक करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज असेस्ड बाय एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट। एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट से ही हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं, किसका? कोर्स एग्रीगेट का, जो हम लोग करने वाले हैं। द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू प्रोवाइड अ रिलेटिव measure of resistance to crushing under a gradual applied compression load। ध्यान दीजिएगा, the aggregate crushing value provide a relative measure to resistance to crushing under a gradual applied compression load। यह ध्यान रखना है। मतलब कैसा है, ये कंप्रेसर लोड के अंदर ही है लेकिन ग्रेजुअल है, ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं। उस सीटीएम से, कंप्रेसर टेस्टिंग मशीन से ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया जाता है एग्रीगेट पे। उसके बाद कितना वेट क्रश हुआ उसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ये इसका प्रोसेस है। टू अचीव a high quality of payment aggregate, possessing low aggregate crushing value should be preferred। जैसा ये प्रीफर करेंगे आप, जिसका क्रशिंग वैल्यू पोजेसिंग लो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, जिसका क्रशिंग वैल्यू कम है, तो जो कम क्रश हुआ है, कम टूटा है, ऐसा एग्रीगेट आप प्रीफर करेंगे। यहाँ तक थोड़ी समझने में किसी को दिक्कत नहीं, बताइए? थ्योरी में किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो बताइए। सर एक बार थ्योरी को बिना मतलब रीडिंग किए हुए एक बार एक्सप्लेन थोड़ा कीजिए तो। ठीक ठीक, देखिए क्या कर रहा है। क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है हमारा? क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है जो हम लोग विजुअल लोड अप्लाई करते हैं एग्रीगेट पे, उस कारण उस विजुअल लोड जो अप्लाई करते हैं उससे कितना रजिस्ट कर रहा है लोड को, वही हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा। क्यों करते हैं? क्योंकि रोड पे क्या होता है, रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा जो व्हीकल है उसका व्हील से क्या होता है, एब्रेशन भी होता है और विजुअल लोड भी अप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पूरा हैवी ट्रक है, पूरा लोडेड ट्रक है, पूरा ट्रक में मान लीजिए आपका चावल भरा हुआ है, वो ट्रक जा रहा है, और एक बार खाली ट्रक जा रहा है। एक बार लोड कम अप्लाई हो रहा है, एक बार लोड अधिक अप्लाई हो रहा है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, अलग अलग लोड अप्लाई हो रहा है, तो वो ग्रेजुअल लोड है। तो ग्रेजुअल लोड की कंडीशन में कौन सा एग्रीगेट कितना स्ट्रेंथ दे रहा है वो हम लोग पता करते हैं इस एग्रीगेट क्रशिंग स्ट्रेंथ से। कई बार एब्रेशन भी होता है, जैसे कि आप जब ब्रेक मारेंगे और आपके टायर और रोड के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और यदि टायर में कुछ सपोज की सैंड पार्टिकल लगा हुआ है तो क्या होगा, वो रोड को घिसेगा, रोड से घिसेगा तो क्या होगा, एब्रेशन भी होगा। तो ये सारा चीज़ हमको चेक करते हैं एग्रीगेट क्रशिंग स्ट्रेंथ में, ठीक है। और लास्ट में क्या कहा गया इसमें कि यदि आपका लो क्रशिंग कम है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू तो उसको आप प्रीफर करेंगे, ठीक है सुमन? ठीक है सर। ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका है कौन कौन सा इसमें आप एपरेटस यूज करते हैं। एपरेटस हम लोग यूज करेंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है ना, ये है ना, ये थोड़ा ब्लैक किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, थोड़ा साइज भी बड़ा है। ऐसे मैं बोलता हूँ आप लोग को लैब करके लिखने के लिए, ठीक है। जो हेडिंग है उसको बोल्ड करेंगे, थोड़ा साइज उसका बड़ा करेंगे ताकि लगे। देखिए इससे पहले हमारा थ्योरी था, लग रहा है थ्योरी है, इतना में थ्योरी हमारा खत्म हो गया, फिर लग रहा है यहाँ से कोई और टॉपिक शुरू हो रहा है, एपरेटस शुरू हो रहा है। इस तरह से आपको लिखना है लैब पर, ठीक है। देखिए क्या है, एपरेटस फॉर द स्टैंडर्ड एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट। जो एपरेटस होता है वो क्या होता है, ये होता है एज पर IS 2386
1963, IS कोड नंबर 2386 1963 का पार्ट 4, इस IS कोड को रिफर करते हुए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कार्पेटर्स यूज किया जाता है। जैसे आप लोग कंक्रीट में पढ़ते हैं IS 456, स्टील में पढ़ते हैं IS 800, PSTS कंक्रीट में पढ़ते हैं आपको 1343, इस तरह से क्रशिंग टेस्ट के लिए आपका IS कोड कौन सा है 2386 1963 का पार्ट 4। ठीक है, जो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इस IS कोड में लिखा हुआ है स्टील सिलेंडर होना चाहिए विद ओपन एंड्स। स्टील सिलेंडर का जो एंड है तो टॉप और बॉटम क्या होगा, ओपन रहेगा। उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 152 रहेगा। स्क्वायर बेस प्लेट रहेगा, मतलब सिलेंडर जो है स्क्वायर बेस प्लेट पे, देखिए ये है आपका स्टील सिलेंडर, है ना, ये जो आपका सर ये इसका आपका डायमीटर, सर डायमीटर इसका कहीं 154 भी दिया हुआ है उस। कोई बात नहीं, जो आपका जिस्टो खाना का बुक देखिएगा उसमें जो लिखा है ना उसी को लेकर चलना। ठीक है, तो कोई बड़ा इसमें नहीं है। तो क्या है आपका, ये सिलेंडर है जो कि सिलिंड्रिकल है, उसका टॉप ओपन है और बॉटम भी क्या है, ओपन है। और ये जो सिलेंडर है वो नीचे में बेस प्लेट है, स्क्वायर बेस प्लेट है, यहाँ पर रखा हुआ है। तो दो चीज हो गया। अगर स्क्वायर बेस प्लेट प्लंजर हैविंग अ पिस्टन ऑफ डायमीटर 150, जो जो सिलेंडर है उसका डायमीटर है 154 और जो प्लंजर है उसका डायमीटर है इससे 2 mm कम। ये है प्लंजर, देखिए इसके ऊपर जो रखा हुआ ये प्लंजर है, ये है प्लंजर। ये आपका होगा सिलेंडर, नीचे वाला सिलेंडर है, उससे नीचे वाला बेस प्लेट है, और ये क्या है, प्लंजर है। प्लंजर का डायमीटर आपके सिलेंडर के डायमीटर से 2 mm कम है। ठीक है, और ये हो गया आपका नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, a cylinder measure having internal diameter 115 mm and height 180 mm। एक हम सिलेंडर मेजर भी लेते हैं इसमें, जिसका ये है हमारा, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे मेरे से। देखिए जो यहाँ पे बोला था पहले स्टील सिलेंडर विद ओपन एंड्स, वो था इसके बारे में। ये आपका स्टील सिलेंडर विद ओपन एंड्स, ये है आपका प्लंजर और नीचे है आपका बेस प्लेट। ठीक है, जो पहला पॉइंट था उसमें तीनों यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये वाला आपका सिलेंडर है, ये वाला आपका बेस प्लेट है और ये वाला आपका प्लंजर है। और सेकंड लिखा हुआ है और सिलेंडर मेजर हैविंग इंटरनल डायमीटर 115 एंड हाइट 180, वो आपका ये वाला है। इसको बोलते हैं सिलेंडर मेजर, ये मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और देखिए स्ट्रेट स्टील टैपिंग रॉड, ये जो दिख रहा है आपको निकला हुआ यहाँ पर, निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है, ये आपका टैपिंग रॉड है, सीधा है ये। स्ट्रेट स्टील टैपिंग रॉड विथ वन राउंडेड एंड हैविंग डायमीटर 16 mm एंड लेंथ 450 से 600 mm। ठीक है, ये इसका डायमीटर है 16 और लेंथ है 45 से 60 सेंटीमीटर या 50 से 60 mm। ये हो गया आपका टैपिंग रॉड। उसके बाद है बैलेंस, जिससे आप मेजर करेंगे, उसका कैपेसिटी होना चाहिए 3 kg का, एक्यूरेसी होना चाहिए F2 वगैरह का। ये सब रिकमेंडेशन है आपका किसका, IS 2386 का, इसके हिसाब से हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन कैपेबल ऑफ अप्लाइंग लोड ऑफ 40 टन एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ लोडिंग ऑफ 4 टन पर मिनट। देखिए इसमें दो बात है, रेट क्या है 4 टन पर मिनट, पर मिनट आप 4 टन लोड अप्लाई करेंगे। और कितना लोड अप्लाई करेंगे, अप टू 40 टन, मतलब क्या हो गया 10 मिनट आप लोड अप्लाई करेंगे। ये बात क्लियर है, 4 टन पर मिनट और लोड अप्लाई करना है 40 टन, मतलब कि 1 मिनट में आपने 4 टन अप्लाई किया है तो 10 मिनट आप लोड अप्लाई करेंगे ताकि वो 40 टन हो जाए। इस कैपेसिटी का आपके पास कंप्रेसर टेस्टिंग मशीन होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या है आप देखिए IS सीव साइज 1.25 mm 10 mm एंड 2.36 mm। इसके हमने वहां यूज किया था 1.18, यहाँ पे करते हैं 2.36 mm। ठीक है, मतलब इससे क्या करेंगे हम लोग, जो जो इरिगेट इससे पास करेगा और इस पे आके रुक गया, उसको लेंगे क्रश करेंगे, कितना देर के लिए 10 मिनट के लिए।
4 टन पर मिनट के रेट से 40 टन तक अप्लाई करेंगे। क्रश करने के बाद इसको 2.26 से सीव कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम आप समझ गए। देखा यहाँ पे बेस प्लेट है, सिलेंडर है, प्लंजर है, ये टैंकिंग नट है, ये आपका नेगेटिव सिलेंडर है, यहाँ पे स्टील टैंकिंग नट है। ये था हमारा लाइन डायग्राम, ये ऊपर छोटा का लाइन डायग्राम ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट apparatus, ये ऊपर लिखा है, इसे लाइन डायग्राम। अब यहाँ पे आपका है पिक्चोरियल इमेज, एक्चुअल में कैसे दिखता है आपको ये लैब में थोड़ा सा ये आपका है क्रशिंग एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट मशीन। ठीक है, यहाँ पर ये है बेस प्लेट, देखिए यहाँ पे ये आपका बेस प्लेट है, और ये जो गोल दिख रहा है ये आपका सिलेंडर है। इसके ऊपर प्लंजर लगा होगा और उस प्लंजर पे यहाँ से ये लोड लगेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लोड लगाते हैं। प्रोसीजर हालांकि मैंने आपको डिस्कस कर दिया, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। देखिए, aggregate passing 12.5 mm steel ISC and written on 10 mm steel is selected for the test. यहाँ पे क्लियर है। The aggregate should be in surface dry condition, सूखा होना चाहिए टेस्ट से पहले। The aggregate may be dried by heating a temperature of 100 to 110 degrees C for a period of 4 hours and is tested after being cooled and room temperature। ठीक है, मतलब कि एग्रीगेट का होना चाहिए ड्राई होना चाहिए, वो उसको मॉइस्चर भी होना चाहिए, वो भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको आप इंश्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एग्रीगेट को 100 से 110 डिग्री सी पे गर्म कर सकते हैं 4 घंटा के लिए, और जब वो ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब उसको आप यूज कर सकते हैं, ताकि ये इंश्योर हो जाए एग्रीगेट का जो सरफेस है वो क्या है, ड्राई है। ठीक है, ये देखिए, टेक अबाउट 3.25 kg ऑफ इट्स ऐसे मटेरियल का 3.25 kg लेंगे। हाँ, कोई डॉट है, बोला सर है सर आवाज नहीं आ रहा है सही से। बाकी लोग को आवाज आ रहा है क्या? सर वाइब्रेशन बहुत होता है, मतलब आवाज सर, सही जैसे लग रहा है कि माइक का जो आवाज है, माइक जो है ना आपका सर किसी फैन के पास में है, जिसकी वजह से सर वैसा वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठंडा में फैन कहाँ से होगा? चलो मैं काम करता सर हूँ। लैपटॉप जो आवाज कर रहे हैं ना, वही लग रहा है, अच्छा, वही है। एक काम करता हूँ, मैं फोन से बोलता हूँ, लैपटॉप दिखाता हूँ। ठीक है सर, अब अभी सही है सर। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर हाँ आवाज सर, अब क्लियर है। एकदम हाँ साहब क्लियर ठीक है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब मैं फोन से बोल रहा हूँ और लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रोसेसर में क्या था, पहले आपने 12.5 से सीव किया, और जो 10 पे 10 किया उसको आपने ड्राई कर लिया। ड्राई कैसे किया? 100 से 110 डिग्री से गर्म करके 4 आवर के लिए। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ गया, तब आपने उसका 3.2 kg मटेरियल ले लिया। अब क्या करना है आपको? द सिलेंडर मेजर इज फिल्ड बाय टेस्ट सैंपल ऑफ दिस एग्रीगेट इन 3 लेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल डेप्थ। 3 बार भरेंगे इसको आप। इस लेयर को आप 25 टाइम्स राउंडेड एंड वाले टैपिंग रड से 25 टाइम्स आप टैम्प करेंगे, ब्लो देंगे मतलब। आफ्टर थर्ड लेयर इज टैम्प्ड यूजिंग द टैम्पिंग रड एंड अ स्ट्रेट एज लेवल ऑफ द एग्रीगेट एट द टॉप सिलेंडर मेजर। मतलब क्या हुआ, जब आप तीसरा लेयर देंगे तो उसके आप टॉप को पूरा टैम्पिंग रड से प्लेन कर देंगे। ठीक है, ट्रिम कर देंगे टॉप को। द टेस्ट सैंपल इज देन वेटेड। उसके बाद टेस्ट सैंपल को आप वेट कर लेंगे, एक्चुअल में कितना वेट है इसका। द सेम वेट ऑफ द सैंपल इज टेकन इन द सक्सेसिव टेस्ट। और इसी वेट को आपको टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 में आपको लेना है, क्योंकि 3 बार टेस्ट करते हैं, तीनों का एवरेज करते हैं। ठीक है, क्या है फिर? द सिलेंडर ऑफ द टेस्ट
apparatus is placed in position on the base plate, बेस प्लेट पर सिलेंडर को रखेंगे। उसके बाद 1/3 of the test sample is placed in this cylinder and tamped 25 times। ठीक है, अब क्या करें हैं, उस सिलेंडर से देखिए पर क्या किया आपने, पहले आपने इसको भरा, ध्यान दीजिएगा, पहले आपने इसको भरा 3 लेयर में, अब इसका 1/3 को आप इसमें डालेंगे, इस सिलेंडर में टैम्प करेंगे 25 बार, फिर 2/3 डालेंगे इसमें, फिर टैम्प करेंगे, और फिर लास्ट जो है 1/3 वो डालेंगे और उसको टैम्प कर देंगे। तो ये पूरा भरेगा नहीं आपका, थोड़ा खाली रहेगा, उसके ऊपर ये प्लंजर रख देंगे। यही बोल रहा है ये कि पहले हम भरेंगे इस मेजरिंग सिलेंडर को, और मेजरिंग सिलेंडर से फिर हम अपने सिलेंडर में एग्रीगेट को डालेंगे 3 लेयर में, प्रत्येक लेयर को 25 ब्लो देते हुए। ठीक है, सिमिलरली द अदर 2 लेयर आर प्लेस्ड, द सरफेस ऑफ एग्रीगेट इज लेवल एंड द प्लंजर इज इंसर्टेड सो दैट इट रेस्ट ऑन सरफेस इन लेवल पोजिशन। उसके बाद क्या करेंगे, प्लंजर को ऊपर रख देंगे। अब द सिलेंडर विथ द टेस्ट सैंपल एंड प्लंजर इज देन प्लेस्ड ऑन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। इसके बाद इस पूरे सिलेंडर विथ प्लंजर को हम मशीन के ऊपर रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए जैसे कि आपको यहाँ रखा हुआ है, आप केवल सिलेंडर रखा हुआ है, फिगर में दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें एग्रीगेट दे करके इसमें प्लंजर को लगा के तब यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अ लोड ऑफ 40 टन इज देन अप्लाइड थ्रू द प्लंजर एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 टन पर मिनट, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड द लोड इज रिलीज। उसके बाद लोड हटा देंगे। एग्रीगेट इंक्लूडिंग द क्रस्ट पोर्शन आर रिमूव्ड, एग्रीगेट इंक्लूडिंग द क्रस्ट पोर्शन आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर। सारे एग्रीगेट को क्या करेंगे, सिलेंडर से निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारा एग्रीगेट क्या होगा, क्रश होकर के उसके सिलेंडर के वॉल में सट जाएगा, तो सबको आपको अच्छे से निकाल लेना है। ठीक है, और तब उसको आपको सीव करना है 2.36 mm सीव से। द मटेरियल व्हिच पास दिस सीव इज वेटेड, और 2.36 से जो पास कर जाएगा, मतलब जिससे छोटा मटेरियल हो जाएगा, उसको आपको वेट कर लेना है। ठीक है, द एबव प्रोसीजर इज रिपीटेड ऑन द सेकेंड सैंपल। इस प्रोसेस को हम लोग सेकेंड सैंपल के लिए भी रिपीट करेंगे और थर्ड सैंपल के लिए भी रिपीट करेंगे, 3 सैंपल लेंगे हम लोग। यहाँ तक बताइए, प्रोसेस समझने में किसी को दिक्कत है बताइए, सुमन को सर दिक्कत? प्रोसेस समझ में आ जाता है, लेकिन एक बार यदि एक्सप्लेन हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का रिवाइज हो जाता है और एक सेंटेंस के ठीक है, तरह हम लोग याद कर लेते हैं सर। ठीक है, देखिए क्या बोले हम, फिर से बोलते हैं आपको। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सीव लेंगे, 12.5 से जो पास करेगा, 10 करेगा, उसको हम इसमें 3 लेयर में भर देंगे, प्रत्येक लेयर में 25 ब्लो देंगे, फिर उसको सरफेस को ट्रिम कर लेंगे। फिर इसका 1/3 हम इसमें डालेंगे, 25 ब्लो से टैम्प करेंगे, टेम्पिंग से, फिर सेकेंड 1/3 डालेंगे, फिर थर्ड 1/3 डालेंगे, हर एक लेयर में 25 ब्लो देंगे, और लास्ट में इसको ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर ये प्लंजर को रखेंगे। जब ये प्लंजर को रख देंगे, तब इस पूरे असेंबली को उठा करके हम लोग यहाँ पे रखेंगे, कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन में रखेंगे, और लोड अप्लाई करना शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे कि लोड जो अप्लाई होगा वो 4 टन पर मिनट से होगा, और अप टू 40 टन होगा, ये 10 मिनट का लोड अप्लाई करेंगे। तो लोड अप्लाई होगा तो एग्रीगेट क्या होगा, इसके अंदर बहुत क्रश होकर टूट जाएगा, बहुत तो पाउडर बन जाएगा एग्रीगेट, ऐसा हो जाएगा। तो फिर आपको इस मोल्ड से पूरा निकाल लेना है एग्रीगेट को। निकालने के बाद क्या करेंगे, आप 2.36 से सीव कर लेंगे। जो 2.36 से सीव होकर पास हो गया, ठीक है, जो 2.36 से सीव होकर पास हो गया, उसको आप वेट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को सेकंड टाइम भी करेंगे, थर्ड टाइम भी करेंगे। क्लियर सुमन? हाँ सर क्लियर है, इससे में क्लियर हो जाता है सर। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, कुछ प्रिकॉशन आपको लेना है। वो क्या लेना है, द प्लंजर शुड बी प्लेस सेंट्रली, प्लंजर जो है आपका वो सेंट्रली प्लेस करना चाहिए, एंड रेस्ट डायरेक्टली ऑन एग्रीगेट, वो एग्रीगेट पे रुकना चाहिए। केयर ध्यान करना है आपको, केयर शुड बी टेकन दैट इट डज नॉट टच द वॉल ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल को यदि टच करेगा तो लोड जो है एग्रीगेट पे नहीं जाएगा, वो सिलेंडर के वॉल पे चला जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। सो एज टू इंश्योर द इंटायर लोड ट्रांसफर्ड ऑन टू द एग्रीगेट। ठीक है, सेकंड प्रिकॉशन क्या है, इन द ऑपरेशन ऑफ सीविंग द एग्रीगेट थ्रू 2.6 mm सीव एंड वेगिंग केयर शुड बी टेकन, वहां पे ध्यान रखेंगे, टू अवॉइड लॉस ऑफ फाइन। क्या है, इन द ऑपरेशन ऑफ सीविंग द एग्रीगेट थ्रू 2.6 mm sieve and weighing
केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द लॉस ऑफ फाइन, क्योंकि मैंने कहा अभी आपको कि बहुत सारे एग्रीगेट पाउडर बन जाएगा, जब आप सीव करेंगे तो हो सकता है कि वो जो पाउडर के फॉर्म में है वो उड़ जाए, तो आपको प्रॉपर वहां पे ढक करके तब सीव करना है ताकि कुछ लॉस ना हो एग्रीगेट के क्रस पार्ट का। द सम ऑफ वेट ऑफ फ्रैक्शन द सम ऑफ वेट the sum of weight of fraction retained and passing the sieve should not differ from original weight of specimen by more than 1 ग्राम। देखिए आप ये बात ध्यान देने वाली है, क्या कह रहा है कि 1 ग्राम से अधिक का डिफरेंस नहीं हो। जितना आपने एग्रीगेट लिया था उसका जो वो वेट था, अब जब आप सीव कर रहे हैं, जो सीव हो गया 2.6 से उसका, और जो इस पे रुक गया, दोनों का सम जो है पहले लिए हुए एग्रीगेट से के बराबर हो या डिफर करे तो मात्र 1 ग्राम डिफर करे। कहने का मतलब ये है कि कोई लॉस यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है द टैंपिंग शुड बी डन प्रॉपरली बाय जेंटली ड्रॉपिंग द टैंपिंग रॉड एंड नॉट बाय हैमरिंग एक्शन। हैमर नहीं करना आपको, जस्ट आपको ड्रॉप करना है टैंपिंग रॉड को। एंड ऑल्सो टैंपिंग शुड बी यूनिफॉर्म, टैंपिंग को आपको यूनिफॉर्म करना है, पूरा सरफेस पे घुमा घुमा करना है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह टैंपिंग किए जा रहे हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस ऑफ एग्रीगेट टेकिंग केयर दैट द टैंपिंग रॉड डज नॉट फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल ऑफ मोल्ड। वॉल पे स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, टैंपिंग जो है वो एग्रीगेट पे होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट जो प्रिकॉशन है क्लियर हुआ, प्रिकॉशन का तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ सर। यस सर। ठीक है। देखिए एक बार आप लोग को भी पढ़ना है, इसको लिखने से पहले आपको पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से और ध्यान में रह जाए, और प्रयास कीजिएगा कि आज ही पढ़ ले ताकि आप आज मैंने एक्सप्लेन किया आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से वो दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, रिकॉर्ड करना है। कैसे करते हैं रिकॉर्ड? द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज गिवन बाय क्रशिंग वैल्यू इज इक्वल टू W2 अपन W1। यहाँ पे W2 लिखा देखिए, W2 है वेट ऑफ सैंपल पासिंग 2.3 ISC। जो इससे पास हो गया मतलब क्या, इससे वो फाइन था 2.36 से, तो वो आपने W2 नोट कर लिया। और W1 क्या है, टोटल वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट, कितना आपने वेट लिया था। ठीक है, कितना वेट आपने लिया था, और इतना जो वेट है W2 ये 2.36 से भी छोटा हो गया, मतलब पूरा क्रश हो गया। इसी का रेशियो निकाल लेते हैं, इसी को बोलते हैं क्रशिंग वैल्यू। रेशियो में बोलेगा तो केवल रेशियो निकाल लेंगे, परसेंटेज में पूछेगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्रशिंग वैल्यू है। इतना आसान कैलकुलेशन है। ठीक है। सैंपल 1 है, सैंपल 2 है। IS कोड कहता है 2 ही सैंपल निकलेंगे, लेकिन हम लोग 3 सैंपल लेके करते हैं ताकि कोई एरर यदि है तो वो हमारा कंपनसेट हो जाए। ठीक है। बट आपको लैब में जब यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको 2 ही लिखना है, एस कोड में 2 ही लिखा हुआ है तो 2 ही लिखना है। आप दोनों का क्या करेंगे, आप मीन निकाल लेंगे। यहाँ W1 है, W2 है, और यहाँ पे एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है। एक वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा और एक वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा, दोनों वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग करके आप यहाँ पे मीन निकाल लेंगे, और जो मीन होगा वही आपका एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू होगा आपके एग्रीगेट का। ठीक है। कितना सुंदर एक्सपेरिमेंट है देखिए आप। बस हमारे पास यदि सीव हो जाए 3 सीव तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग आराम से लैब में कर सकते हैं, लेकिन वही है सीव हमारे पास नहीं है। द मीन ऑफ द टू रिजल्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, दोनों का जो मीन है उसको होल में कन्वर्ट कर देंगे। रिपोर्टेड एज एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ऑफ द मटेरियल, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लिमिट भी दिया हुआ है, क्या लिमिट है इसके लिए। फॉर स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट दिस वैल्यू शुड बी लो। यदि स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है तो ये वैल्यू कम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्रशिंग वाला वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है तो क्रशिंग वैल्यू उसका कम होना चाहिए। फॉर बिटुमिनस पेमेंट द वैल्यू शैल नॉट एक्सीड 30%। 30% से अधिक क्रशिंग नहीं होना चाहिए बिटुमिनस कंक्रीट के लिए, बिटुमिनस रोड के लिए, बिटुमिनस पेमेंट के लिए। फॉर सरफेस कोर्स, यदि बात है सरफेस कोर्स की तो वहां पे और अच्छा चाहिए एग्रीगेट हमको, तो वहां पे सॉरी फॉर सरफेस कोर्स एंड इट शिल नॉट एक्सीड 25% फॉर बेस कोर्स। और सरफेस कोर्स के लिए 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, और बेस कोर्स के लिए 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज बताइए, सरफेस कोर्स और बेस कोर्स में कहाँ पे आप अच्छा एग्रीगेट यूज करेंगे, कहाँ पे अच्छा क्वालिटी का एग्रीगेट होना चाहिए, सरफेस में या बेस में? सर सरफेस में एक तरह से अच्छा करना चाहिए, सरफेस कोर्स में। हाँ, अच्छा मतलब हुआ कि वहां का क्रशिंग स्ट्रेंथ कम हो, है ना। तो वही लिखा है सरफेस कोर्स के लिए 30% और बेस कोर्स के लिए 45%।
ठीक है। देखिए और क्या कर रहा है लेकिन कि यदि हम सर इसी में यदि यूज करेंगे सर कंक्रीट में तब। हाँ कंक्रीट का नीचे लिखा हुआ है देखिए, फॉर कंक्रीट पेमेंट द वैल्यू shall not exceed 30% for surface or wearing course and it shall not exceed 45% for other than wearing course। कंक्रीट में क्या होता है, जो सरफेस कोर्स है दोनों के लिए सेम रखा है, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, ठीक है, यहाँ भी 30 था यहाँ भी 30 था, और यहाँ पे बेस के लिए 45 है, यहाँ पे अदर कोर्स के लिए 45 दे दिया है। ठीक है। ठीक। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है, ये इसका आंसर आप दे सकते हैं। आप which property of aggregate is measured by this test, बताइए सुमन। क्रशिंग वैल्यू एग्रीगेट टेस्ट। करा which property, कौन सा प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी आपने टेस्ट किया, क्रशिंग क्रशिंग वैल्यू। क्रशिंग सर ने किया एग्रीगेट हाँ का। तो आप बोलिए क्रशिंग स्ट्रेंथ, है ना। हाँ। हाउ इज एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस करते हैं क्रशिंग वैल्यू को, ये बोलेगा कौन कौन है, और सुमन से मैंने पूछ लिया, तेजस। तेजस आप बताइए। सर हाउ इज परसेंटेज में सर। परसेंटेज, वेरी गुड। शुड द एग्रीगेट हैविंग है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू बी कंसिडर्ड गुड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अल्ताफ से। अल्ताफ आप बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यस सर, गुड क्रशिंग वैल्यू सर अगर ज्यादा होगा तो वो अच्छा है सर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। उल्टा हो गया ना, यस सर। उल्टा हो गया, क्रशिंग वैल्यू ज्यादा है मतलब वो एग्रीगेट तो अच्छा नहीं है। यानी कि अच्छा नहीं है। यस सर। हाँ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूज ऑफ डिटरमाइनिंग एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू का निकालने का क्या क्या यूज है, ये बताएगा मुझे। और कौन है, अभिषेक। अभिषेक आप बताइए। सर स्ट्रेंथ, व्हाट स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, व्हाट आर क्रॉस द एग्रीगेट के स्ट्रेंथ। यूज, क्या है यूज बताइए, व्हाट आर द यूजेज। यूजेस सर उसका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो उससे मतलब कहीं भी उसका अगर यूज करते हैं तो इससे मतलब ये होगा कि मतलब क्या मतलब कितना अच्छी है उसका तो यूज स्ट्रेंथ। का, अच्छा किसी यूज और को तो सर मौका। सब जगह है, रोड रोड बनाने में, छत बनाने में, हाँ सब जगह तो सर यूज होगा ही। छत बनाने के लिए नहीं करते हैं, रोड के लिए ही करते हैं मिल। रोड के हाँ सर, सरफेस बिटुमिनस रोड हो गया। कंक्रीट सर रोड हो गया। सर इसका सरफेस मेन यूज जो है ना सर बेस कोर्स और सरफेस कोर्स के लिए किया जाता है जो कि बिल्कुल फ्रिक्शन। बिल्कुल। सरफेस यूजेज क्या हो गया, सरफेस कोर्स के लिए किया जाता है सर। हाँ सरफेस कोर्स के लिए किया जाता है मेनली, और किसी किसी केस में बेस कोर्स के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यूजेज क्या हो गया, सरफेस कोर्स और बेस कोर्स में किस क्वालिटी का हम लोग देना है रिकेट वो जानने के लिए। ठीक है, ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर, है ना। तो ये था आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है। सर सर हम्म। सर एक बार एग्जाम कैसे होगा सर, ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्या होगा सर? जितना पढ़ा है उसी में से रहेगा। सर मल्टीपल चॉइस नहीं ना रहेगा सर? नहीं मल्टीपल चॉइस तो बिल्कुल रहेगा, नहीं क्यों रहेगा वो। सर उसमें यदि 4 ऑप्शन में यदि 3 ऑप्शन सही हो जाता है तो उसमें नंबर मिलेगा ना सर? उसको देख लेंगे, ठीक है, उसको देख लेंगे, लेकिन मल्टीपल आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, 20 क्वेश्चन है, 1 घंटा समय है, और आपके पास सब कुछ है, बुक है, इंटरनेट है, सर लैपटॉप है, एक या मोबाइल दो है। घंटा सर? 1 घंटा, 1 आवर। 2 घंटा है सर। सर 2 घंटे में टाइम रहता है सर, 2 घंटे रहता है टाइम। 2 घंटा रहता है ऑफलाइन, ऑनलाइन में 1 घंटा रहता है, वो सर देख दो लेंगे। 2 घंटे। नोटिस भी जो आया ठीक, ऑनलाइन का ना सर, उसमें भी 2 घंटा है। ठीक है 2 घंटा रहेगा। आप ही कहिए, 20 क्वेश्चन है, 2 घंटा है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, पेन है, बुक है, सब कुछ ओपन है। तो यदि क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस नहीं देंगे फिर तो सबको 20 में 20 आ जाएगा, फिर तो प्रिंसिपल मेरा एग्जाम ही कैंसिल कर देगा। सबको आपके 20 में 20 आ गया मतलब आप चोरी करवाए हैं, आप कैंसिल, फिर से एग्जाम लीजिए, बस में रहो। इसलिए वहां पर मल्टीपल चॉइस देना पड़ेगा। लेकिन सर नंबर कम हो जाता है फिर भी। तो यह बात आप सर से कर लीजिए, आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संजय सर से कर लीजिए, वो जो बोलेंगे मैं वही कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए कंसर्न पर्सन वही कंसर्न पर्सन है, इसके लिए, क्योंकि वो जो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा।
वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। आप पढ़िए ना, जितना चीज पढ़ाया हुआ है, अभी बहुत कम टॉपिक कवर हुआ है, ये आराम से हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा पीडीएफ, अब मैं लिंक शेयर करता हूँ ताकि आप इसको एक डेमो का अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये मीटिंग एंड होते ही 2 मिनट के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग को, वो निश्चित रूप से देख लीजिएगा आप लोग। सर वीडियो है सर? हाँ, यूट्यूब का लिंक मैं शेयर करूंगा, वीडियो है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अटेंडेंस बन गया सर? अटेंडेंस मैं मार्क कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, स्टॉप शेयरिंग। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अब किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है, है ना। अल्ताफ, किसी को अब अलाउ नहीं करना है अंदर आने के लिए। ठीक है सर, नहीं करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद आने का क्या फायदा। ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस हो गया। अब मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए 15-20 मिनट में, फिर आप लोग फ्री है, ठीक है। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ऑल ऑफ यू। मैं मीटिंग को ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। सर हाँ बोलिए। हम इसी मोबाइल से जुड़े थे, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, हॉस्टल में लाइट नहीं है सुबह से। 1 मिनट, कौन बोल रहे हैं अभी? अजीत कुमार। अजीत। चालू है, बंद करो। सब लोग पहले आप म्यूट कीजिए सब लोग, ठीक है। जिसको बोलना है हैंड रेज कीजिए। हाँ, जयप्रकाश आप बोलिए। जयप्रकाश बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? अजीत कुमार सर। अजीत कुमार जयकुमार के साथ है, सही ना? यस सर। ठीक है, और कुछ किसी को बोलना है? मनोज कुमार सर 29 सर, रजिस्टर नंबर। क्या है? मैंने कहा कि जिसको बोलना है हैंड रेज करेंगे। ठीक है, किसी कुछ नहीं बोलना है अब, तो हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। आप लोग को लिंक मिलेगा, लिंक आप देख लीजिएगा। क्या अभिनंदन कुछ बोलना है? ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।